मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको तुर्कों के आक्रमण की सीरीज में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बारे में बताएंगे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए, उन आक्रमणों के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए, इन सारी चीजों को आज बताया जाएगा। तो इस क्रम में सबसे पहले शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बारे में जानना आवश्यक है। हम देखते हैं कि महमूद गजनवी गजनी से आया था। इसी क्षेत्र में गजनी से 200 मील दूर उत्तर में गौर नामक स्थान है। गौर में पूर्वी ईरान से कुछ लोग आकर स्थापित हुए थे। इन्होंने अपना जो राजवंश था वो संसवानी राजवंश स्थापित किया। संसवानी राजवंश एक छोटा सा राजवंश था, लेकिन हम देखते हैं कि गजनी के ध्वंसावशेषों पर या यामिनी वंश के ध्वंसावशेषों पर समय समय अपना शक्ति का विस्तार करता जाता है। और इस शक्ति के विस्तार के तहत हम देखते हैं कि गयासुद्दीन जो होता है वो गयासुद्दीन इस पर अधिकार कर लेता है, गजनी पर अंतिम रूप से, और अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को यहाँ का शासक नियुक्त करता है। जब इसे शासक नियुक्त करता है तो हम देखते हैं इसके विस्तार की संभावनाएं ना तो पश्चिम की ओर होती है ना उत्तर की ओर होती है। उत्तर में उसका भाई है और पश्चिम में हम देखते हैं कि ख्वारिज्म का एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित है। इस साम्राज्य से टक्कर लेना गजनी के मोहम्मद गोरी के लिए संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में ये भारत की ओर रुख करता है। तो इसके जो कारण थे स्वाभाविक है, स्पष्ट है कि भारत के लिए इसके 100 टारगेट हो सकता था। इसके अलावा यामिनी वंश का शासन लाहौर में भी स्थापित था, इसलिए इस राजवंश को भी उन्हें पूरी तरह से समाप्त करना था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था भारत में आक्रमण का वो ये था कि एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करना। हम देखते हैं महमूद गजनवी जो आया था, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य यहाँ से धन प्राप्त करना। धन प्राप्त करने के बाद मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना था। लेकिन हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी का भारत में आक्रमण का जो उद्देश्य होता है वो यहाँ पर एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करना होता है। ध्यान रखिएगा, ये मौलिक अंतर महमूद गजनवी के आक्रमणों में और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों में दिखाई देता है। हम देखते हैं कि वो गजनी से आता है और सबसे पहले उसका जो आक्रमण होता है वो मुल्तान पर होता है। मुल्तान इस समय वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। मुल्तान में जो होता है करमाथी जाति शासन कर रही होती है। इस करमाथी जाति के ऊपर वो विजय प्राप्त करता है। उसके बाद उच्च की ओर आगे बढ़ता है, सिंध क्षेत्र में भी विजय स्थापित करता है, यहाँ पर शूद्र जनजाति को पराजित करता है। इसके बाद फिर इस विजय को प्राप्त करने के बाद उसकी जो योजना होती है गुजरात के चालुक्यों को पराजित करने की होती है। इसी क्रम में वो 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात में आक्रमण के दौरान माउंट आबू के निकट कायद्रा नामक स्थान पर उसकी चालुक्य शासक जो होते हैं भीम द्वितीय, इन्हें मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है, इनके साथ टकराव होता है। ये अपने माँ के साथ, जो माँ नायका देवी हैं राजमाता, इनके साथ इसका मुकाबला करता है मोहम्मद गोरी का, और मोहम्मद गोरी को पूरी तरह से कायदा के मैदान में पराजित करता है। तो ध्यान रखिए, ये भारत में मोहम्मद गोरी की पहली पराजय है। इसके बाद हम देखते हैं इस पराजय के बाद मोहम्मद गोरी क्या करता है, अपने समय को नष्ट न करते हुए 1179 से 86 के दौरान इस काल में वो लगभग संपूर्ण पंजाब और सिंध के तटीय क्षेत्र, इनमें देवल भी सम्मिलित था, इस संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है। इस संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद होता क्या है कि 1186 में खुसरो मलिक को बंदी बना लेता है और पंजाब पर पूरी तरह से अपना अधिकार कर लेता है। इससे उसकी जो सीमाएं होती हैं वो अजमेर और दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान से टकराने लगती हैं। तो स्वाभाविक है कि अब अगला टकराव उसका पृथ्वीराज चौहान के साथ में निश्चित था। इसी क्रम में उसने भटिंडा पर अधिकार कर लिया। जो भटिंडा था तो पृथ्वीराज चौहान की राज्यांतर्गत आता था, इसलिए तारावड़ी तराइन के प्रथम मैदान में, तराइन हरियाणा में है,
हरियाणा में स्थित है। 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं में टकराव होता है। यहाँ मोहम्मद गोरी की पराजय होती है और मोहम्मद गोरी यहाँ से घायल होकर भाग जाता है, पलायन कर जाता है। यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि जो दिल्ली और अजमेर के चौहान शासक होते हैं, इन चौहान राजवंश में इस समय जो शासन कर रहा होता है वो पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं जो शासन कर रहे हैं। इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। हम देखते हैं कि 1192 में पुनः गोरी भारत पर आक्रमण करता है और तराइन के मैदान में ही पृथ्वीराज चौहान से इसकी टक्कर होती है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं और मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है। मोहम्मद गोरी की विजय होने से दिल्ली और अजमेर के संपूर्ण क्षेत्र पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है। इस अधिकार के होने से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। ये भारत में मोहम्मद गोरी के जितने आक्रमण और युद्ध हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है ताराबड़ी तराइन में है। ताराबड़ी तराइन का युद्ध काफी निर्णायक सिद्ध हुआ भारत के इतिहास में। इसके बारे में काफी आगे भी बताएंगे। फिर हम देखते हैं जब दिल्ली और अजमेर के चौहानों को वो पराजित कर देता है तो उसका फिर अगला निशाना जो होता है वो गहरवार, जिनका मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक और बिहार तक के क्षेत्र पर शासन होता है। इन गहरवारों से उसका टकराव होता है। इस समय गहरवार शासक जयचंद इस क्षेत्र में कन्नौज को केंद्र बनाकर शासन कर रहे होते हैं, तो उनकी टक्कर मोहम्मद गोरी की जयचंद से होती है। इस जयचंद की टक्कर के दौरान चंद्रवार के मैदान में चंदावर के युद्ध में 1194 में मोहम्मद गोरी की विजय होती है और जयचंद पराजित हो जाते हैं। इस पराजय के बाद संपूर्ण उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों तक मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी आकृति के सिक्के चलाए हैं और इन सिक्कों पर एक तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ था और लक्ष्मी आकृति की तरफ जो था देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था। हम देखते हैं इसके बाद 1195-96 में ग्वालियर और बयाना का अभियान मोहम्मद गोरी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1205 में बारिश के शाह से पराजित होता है मोहम्मद गोरी और पराजित होने से होता क्या है, इस लाहौर क्षेत्र में, इस पंजाब क्षेत्र में जो खोखर जाति होती है वो विद्रोह पर उतारू हो जाती है। इसके विद्रोह का दमन करने के लिए फिर से एक बार मोहम्मद गोरी को भारत में आना पड़ता है। तो ये भारत में मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान कब हुआ, किसके विरुद्ध हुआ। तो ये अंतिम अभियान मोहम्मद गोरी का खोखर जाति के विरुद्ध होता है, खोखरों के विरुद्ध होता है। वो खोखरों को पराजित करता है। उसके बाद लाहौर पहुंचता है। लाहौर से जब वो वापस जा रहा होता है तो खोखर लोग क्या करते हैं, सिंधु नदी के किनारे दमेल नामक स्थान पर उसका वध कर देते हैं और मोहम्मद गोरी का इस तरह से वध हो जाता है। हम ये देखते हैं कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के संबंध में भी विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं कि मोहम्मद गोरी का वध किस तरीके से हुआ। एक कहानी तो ये भी प्रचलित है कि पृथ्वीराज चौहान का जब पराजय होती है तो पृथ्वीराज चौहान को पराजय के बाद वो अपने साथ बंदी बनाकर ले जाता है। पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी जाती हैं और बंदी के रूप में वो गजनी में रहते हैं। इस गजनी में जब वो बंदी के रूप में रहते हैं तो उसी समय इनके जो राजकवि थे चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है उसमें वर्णन है, चंद्रवरदाई गजनी पहुंचते हैं और पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी योग्यता के बारे में गौरी को परिचित कराते हैं और अंततः इसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी का वध कर दिया जाता है। अच्छा, इस कहानी का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। ऐतिहासिक महत्व ये है कि पृथ्वीराज चौहान आखिर मोहम्मद गोरी से पराजित क्यों हुए। तो पृथ्वीराज चौहान की जो पराजय का कारण था वो हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक अति महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक थे
वो अपने पड़ोस के राज्य, चाहे वो चालुक्यों का राज्य हो या फिर गहरवालों का राज्य हो या चंदेल हो, इन सभी से कहीं न कहीं युद्ध में अनवरत उलझे हुए थे। इसके कारण जब ताराबड़ी तराइन का युद्ध होता है, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कहीं से भी मदद नहीं मिलती है। ना तो चालुक्यों की कोई हेल्प करते हैं, ना गहरवाल की हेल्प करते हैं, ना चंदेलों से कोई भी हेल्प मिलती है। इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान को अकेले ही मुकाबला करना पड़ता है और अंततः मोहम्मद गोरी पराजित कर देता है। यही भारत में राजपूती सत्ता, राजपूती शक्ति की ये दुर्बलताएं हमें दृष्टिगत होती हैं। इनके बारे में हम जब राजपूत के बारे में पढ़ाएंगे, राजपूत के बारे में जब अगला वीडियो बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि भारत के राजपूत कितने शक्तिशाली थे। उसके बाद उनकी कुछ अंतर्निहित दुर्बलताएं थी, जिसके कारण विदेशी शक्तियों का भारत पर आधिपत्य स्थापित होता चला गया और सदियों तक की गुलामी के लिए भारत रहने के लिए विवश हुआ। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि मोहम्मद गोरी के जो भारत में प्रमुख सेनापति थे वो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी बनता है और ये गुजरात के अभियान में भी चालुक्यों को पराजित करता है। इसके अलावा मोहम्मद गोरी द्वारा जीते गए प्रदेशों में भी पुनर्विजय के अभियान चलाता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार विद्रोह होते रहते हैं। इन विद्रोहों को दबाने के लिए उसे अनवरत अभियान चलाने होते हैं। इस प्रकार से मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे बताएंगे। इसके बाद दूसरे जो सेनापति इसके होते हैं बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी क्या करते हैं, बिहार और बंगाल का क्षेत्र, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में एक स्वतंत्र अभियान करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, बिहार में अधिकार करते हैं और नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों का विध्वंस कर देते हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जल संहार किया जाता है और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को विध्वंस कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बख्तियार खिलजी का बिहार पर अधिकार होने के बाद फिर बंगाल में अभियान होता है। बंगाल में सैन शासक लक्ष्मण सेन शासक कर रहे होते हैं और लक्ष्मण सेन पर इसका अभियान होता है। ये काफी तीव्र अभियान होता है। लक्ष्मण सेन पलायन कर जाते हैं और उनके अधिकांश राज्य पर बख्तियार खिलजी का अधिकार हो जाता है। ये लखनौती को केंद्र बनाकर बंगाल और बिहार में अपना शासन स्थापित कर लेता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के भारत पर परिणामों पर अगर हम नजर डालें तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण या विजय के जो परिणाम हुए वो अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ना तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में, ना हम देखते हैं कि 11वीं शताब्दी की शुरुआत में महमूद गजनवी ने भारतीय इतिहास को इतना अधिक प्रभावित नहीं किया जितना प्रभावित मोहम्मद गोरी के आक्रमणों ने किया। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के बाद, विशेषकर ताराबड़ी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में एक स्थायी तुर्क सत्ता की स्थापना होती है। इस स्थायी तुर्क सत्ता की स्थापना से पहले दिल्ली सल्तनत 1526 तक रहती है, उसके बाद मुगल साम्राज्य स्थापित होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण और मोहम्मद गोरी की विजय अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इसके बारे में हम एक सिंहावलोकन कर लेते हैं। मोहम्मद गोरी के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उन्हें बता दिया जाए तो देखिए, मोहम्मद गोरी क्या है, संस्वानी राजवंश को बिलोंग करता है। भारत पर पहला आक्रमण जो होता है उसका मुल्तान पर होता है। मुल्तान में कौन शासन कर रहा था, करमाती जाति कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी की पहली पराजय जो होती है वो गुजरात में चालुक्यों के विरुद्ध होती है। चालुक्य शासक कौन है, भीम सेकंड या मुलराज सेकंड शासन कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ताराबड़ी तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी की दूसरी पराजय होती है। इससे पराजय होती है पृथ्वीराज चौहान से पराजय होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ताराबड़ी तराइन के सेकंड युद्ध में गोरी की विजय हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रवार का जो युद्ध होता है, चंद्रावर का, ये किसके साथ में होता है, जयचंद के साथ में होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान कहाँ हुआ, खोखरों के विरुद्ध हुआ।
ये फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा मोहम्मद गोरी के द्वारा सिक्का चलाया गया लक्ष्मी आकृति का। प्रश्न ये बनता है लक्ष्मी आकृति के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा लक्ष्मी आकृति के सिक्के चलाए गए। लक्ष्मी आकृति के सिक्के चलाने के बाद हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण फैक्ट जो मोहम्मद गोरी के बारे में है ये सारे इसमें पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद हम खिलजी वंश के इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इसके अलावा राजपूत राजवंश के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।